गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी और मुझे बहुत सारे ढेरों व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं कि सर आप इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस करवाइए। आपने शुरू की थी केवीएस के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो क्लासेस तो बन रही है, डेली बन रही है और स्टडी मटेरियल भी काफ़ी रिसर्च करके तैयार किया जा रहा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप लोगों के डिमांड पे ही आज हम लोगों ने जनरल इंग्लिश की क्लास 3 की 2 क्लासेस हो चुकी है, एक ऑलरेडी अपलोडेड है, आज एक आपका हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये तीसरा क्लास है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ग्रामर की 40 MCQs है, जहाँ पे डिटेल्ड रूल्स के साथ ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास बनाई गई है। मैं बता दूं कि आप चाहे KVS की परीक्षा दें, PRT, TGT या PGT, या आप WBSSC अपर प्राइमरी टेट का परीक्षा दें, या आप CTET का इंग्लिश की परीक्षा दें, या इससे छोड़ के चाहे आप WBCS का एग्जाम दें, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, स्टेट की सिविल सर्विस, या SSC CGL या SSC CHSL, रेलवेज, MTS, किसी भी बैंकिंग की, ठीक, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, आपको तो पता है कि आपको इंग्लिश ग्रामर करना होगा, है कि नहीं। तो वो ये ग्रामर केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टीचिंग एग्जाम्स के लिए है, इनके लिए तो है ही, इनके लिए तो हमने बनाया ही है। लेकिन ये ग्रामर कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एग्जाम में आता है। ग्रामर होता है, आपको ग्रामर के रूल्स को अच्छी तरह से अपने आप को एक्वाइंट करना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ सकें। और जब भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ मैं 40+ MCQ सॉल्व करूंगा डिटेल रूल्स के साथ, तो आप देखोगे कि हमने सिर्फ सवालों को सॉल्व नहीं किया, बल्कि एक सवालों को सॉल्व करते वहाँ से बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत कुछ हमने जाना है। जैसे कि हमने अपने जो क्लास में देख लिया होगा, वहाँ मैंने किस तरह से क्लास करवाई है कि एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर होता है। सीखना ऐसे ही है, वरना अगर 40 क्वेश्चन के MCQ का मुझे आंसर बताना हो तो 10 मिनट में सारे आंसर बना के मैं चला जाऊंगा, उससे कुछ होगा नहीं आपका। वो पॉपुलैरिटी मुझे नहीं चाहिए, वैसा क्लास मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है अंदर में कि सच में मैंने आपको कुछ दिया है। एकदम रात को नींद नहीं आती है कि नहीं मैंने बिल्कुल सही नहीं किया, तो मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे मेरा मन नहीं मानता कि नहीं जैसा मैंने पढ़ाया है, तो मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं भी नहीं चाहता कि कोई मुझे ऐसे पढ़ाए, मुझे डिटेल से पढ़ाए, ताकि अगर मैं 40 क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो ये 400 क्वेश्चन सॉल्व करने के मैं लायक बन जाऊँ। तो मैं उसी तरह चलता हूं, चाहे व्यूज़ आए, चाहे व्यूज़ ना आए, चाहे लाइक आए, लाइक ना आए, शेयर सब्सक्राइब हो ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये मेरा धर्म है और मेरा कर्म है, इट इज़ माई ड्यूटी, है ना, कि जो एथिक्स है मैं उसको साथ लेके चलूँ। मैं इससे पॉपुलैरिटी के लिए वीडियो नहीं बनाता, है कि नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे अभी तो खैर बहुत व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है, मैं लगा हुआ हूँ, लोग जुड़ेंगे भविष्य में और ज़रूर जुड़ेंगे और लोग शेयर भी करेंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। इसी विश्वास को बनाए रखते हुए और आपको डिमांड में मैंने ग्रामर की क्लासेस लेकर आई हैं। तो यहाँ तो MCQ का सवाल है, लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, टेंस है, वॉइस चेंज है, नरेशन है, क्लॉज है, कुछ और छोटे मोटे ग्रामर के चैप्टर्स हैं। सारे के सारे ग्रामर के चैप्टर मैं आपको चैप्टर वाइज करा दूंगा, और इस तरह से करा दूंगा। मैंने पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि आपको लाइफ में कभी ग्रामर को, इस टॉपिक को फिर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ छूट गया है और कुछ बाकी था, सर ने नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेवल जो है ना, लेवल वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो ग्रामर का लेवल होता है, जो SBI PO RBI ग्रेड B या नाबार्ड तक ग्रेड A या UPSC वाला क्रैक करने के लिए चाहिए होता है, उस लेवल से पढ़ा देंगे आपको, विश्वास कीजिए, मैं ऐसे नहीं कहता, ठीक है। खैर वो बात की बात है। आज हम लोग देख लेते हैं ये क्लासेस, जहाँ पे जनरल इंग्लिश की क्लास 3 आ रही है, 1 और 2 हो गई है। यहाँ हम 40+ MCQ को डिटेल रूल के साथ पढ़ेंगे। तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूँ काबिल एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और हाँ, मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, कमेंट करते रहिए, बताइए कि सवालों का आंसर क्या होगा। मेरे जवाब देने से पहले मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, उस 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को पढ़ के आपको जवाब देने की कोशिश करना है, ठीक है। शुरू करें, चलिए आइए, जुड़ जाइए, सबको मैसेज कर दीजिए, कहिए कि क्लासेस हो रही है, जुड़ जाए। है यहाँ पे देखिए क्या है, ये मैं नहीं पढ़ता क्योंकि एरर फाइंडिंग है, स्पॉटिंग एरर, इसमें समय हम लोग जाया नहीं करते। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। पहला सवाल देखिए, आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी देन कॉफी। अगर ये आपका सवाल है तो आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सबसे पहले तो ये बताएं, आपको एग्जाम में ये नहीं बताना है कि एरर क्यों है और इसका जगह क्या होगा, वो बैंक के एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, हमारा अप्रोच भी वही होगा। लेकिन आपको यहाँ ये बताना है कि एरर कहाँ, अगर आप बता पाए तो आपका 1 नंबर हो गया। आंसर करें मैं आपके कमेंट्स भी देखता रहूंगा, ठीक है। आप कमेंट करें, जरूर करें, ठीक है। मैं देखूं ना देखूं उसे भूल जाए, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे, ये वाला B पार्ट होगा, यानी कि B पार्ट में जो है एरर है। क्या है? B पार्ट में एरर है। देखिए जब हम लोग
पार्ट्स ऑफ स्पीच की पढ़ाई करेंगे तो वहां पे एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ाई करते हैं डिग्री की। डिग्री के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। करेक्ट, कोई दिक्कत? जैसे कि हम कह सकते हैं लॉन्ग, सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। जब हमें कंपेयर करना हो तो लॉन्गर। ठीक है, जब हमें सबसे बेस्ट या वर्स्ट बताना हो तो क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट। ये होता है। वही उसी डिग्री को पढ़ने के दौरान हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, इन जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो कंपैरेटिव फॉर्म, तो जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है, कंपैरेटिव फॉर्म के साथ जनरली हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्गर देन, लार्जर देन, बिगर देन, हैप्पियर देन, क्योंकि हम लोग 2 चीजों में जब कंपैरिजन होती है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग 2 ऑब्जेक्ट टू पर्सन, देन यू हैव टू यूज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। जो कंपैरेटिव डिग्री है वो आपको यूज करना पड़ेगा, देन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और देन के बाद या तो नाउन लगा दीजिए, या अगर प्रोनाउन आएगा तो याद रखिएगा नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस में होगा, ही, शी, इट, दे, आई, वी। लेकिन इसी एडजेक्टिव के डिग्री में कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो अपने साथ देन नहीं लेते हैं ट्रेडिशनली, वो देन के साथ एग्री नहीं होते, नहीं आता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो जैसे कि आप अगर देखें तो उनमें एक वर्ड आता है प्रेफर्स, ठीक है, रेफर, है ना, एक आता है जूनियर, ठीक है, फिर आता है सीनियर, है ना, इन्फीरियर, सुपीरियर। तो ये जितने भी सारे वर्ड है ना, इनके साथ जो इस्तेमाल होता है वो होता है टू। क्या इस्तेमाल होता है? टू। तो यहाँ पे देखिए जो देन का इस्तेमाल किया गया ये गलत है, और वो भी कहाँ किया गया, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी मैंने बता दिया, यहाँ पे बी पार्ट में गलती नहीं है, यहाँ सी पार्ट में गलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टू, यहाँ पे सी पार्ट में मिस्टेक है। तो आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी टू कॉफी, है ना, जॉन को टी पसंद है कॉफी के बजाय, तो यहाँ पे देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। तो आपका आंसर होगा सी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आई लव द ड्रॉइंग्स, दे वर सो रियल। अब बताइए यहां पे क्या मिस्टेक है, बताइए। मुझे चित्रकारी बहुत पसंद आई, ये बहुत वास्तविक दिखते हैं, रियल दिखते हैं। बताइए क्या होगा? सेंटेंस कंटिन्यूअस है, मेरा सेंटेंस चल रहा है, सेंटेंस कहीं पे ब्रेक नहीं है। ठीक है, क्या होगा? देखिए आप मुझे बताइए, यहां पे आई एक सब्जेक्ट है, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मुझे बताइए कि यहां पे दे का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो दे भी क्या है, एक सब्जेक्ट है। यहां पे वेयर हो गया वर्ब, है ना। अब मुझे बताइए कि यहां पे ड्राइंग्स है, और ये जो ड्राइंग्स है एकदम रियल दिखती है। कैसी दिखती है? रियल दिखती है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ड्राइंग्स के बारे में कहा जा रहा है। तो इनका इस्तेमाल ड्राइंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ड्राइंग को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए किया जा रहा है। तो हम यहाँ दोबारा नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दे वेर सो रियल जो लिखा गया, ये एकदम अलग से सेंटेंस आ गया, जबकि इस सेंटेंस के हिसाब से ये पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, इसे ये फॉलो नहीं करता। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम जो दे वेर सो रियल है, ये गलती तो आपको पता चली गया, गलती है यहाँ पे है तो नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे सॉल्व करना हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ हमें लिखना पड़ेगा विच सीम्ड सो रियल। ठीक है, या हम लिख सकते हैं विच लुक्ड सो रियल। तो क्या होगा? ये जो विच है ये किसके साथ कनेक्शन है? इसका ड्राइंग के साथ। तो यहां जो विच जो प्रोनाउन आ रहा है, चूंकि ये ठीक अपने पहले आने वाले नाउन के साथ इसका रिलेशन है, तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। पिछले वाले वीडियो में 2 नंबर वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने वहां समझाया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो यहां आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। जिन्होंने भी देखा हो, ठीक है, उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, सर ने 2 नंबर वीडियो में बिल्कुल करवाया था। तो ये होगा इसका क्या होगा? सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, और ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का। सडनली दे सॉ अ कार कमिंग एट अ ब्रेक नेक स्पीड
एन ओल्ड मैन वर क्रॉसिंग द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। सेंटेंस दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है किस पार्ट में गलती है, बताएं और कमेंट करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। लाइव चैट ओपन है, वहां कमेंट करें, मैं देख लेता हूं, ठीक है। बताएं क्या होगा। देखिए इसका जो मिस्टेक है, अगर आप ध्यान देखें, देखिए यहां पे 100 कुछ चीजों को ध्यान देखिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म है दे है, कार कमिंग, कमिंग क्या है, जेरंड हो गया, ठीक है। एट अ ब्रेक नेक स्पीड, ये एक तो फ्रेज हो गया, पूरा क्या हो गया, फ्रेज हो गया, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। एन ओल्ड मैन, कितना ओल्ड मैन है, एक, यानी कि ये सिंगुलर है। और इसके बाद जो सेंटेंस मूव कर रहा है वो एन ओल्ड मैन के सब्जेक्ट के हिसाब से कर रहा है, तो हमारा वर्ब कैसे होगा, प्लूरल। हमारा वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, क्योंकि एन ओल्ड मैन और पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम वेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे देखें, आई स्प्रेन्ड माई एंकल, मेरे एंकल में चोट लग गई, मेरी एड़ी में। व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल, जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था। बताएं 4 नंबर सवाल का आंसर करें, क्या होगा, 4 नंबर सवाल का आंसर करें। अगर आप लोगों ने मेरी कल की 2 नंबर वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है, तो वहां मैंने व्हेन का, है ना, और साथ में वाइल के साथ जो हम लोग यूज करते हैं, इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप ही के लिए बनाया है मैंने, वो वीडियो जरूर जाकर देखें कि व्हेन और वाइल में मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि जब पास्ट टेंस में, पास्ट में 2 घटनाएं साइमल्टेनियसली घटी, है ना, मैंने गाना गाया, उसने खाना पकाया, दोनों काम साथ में हुआ, पास्ट टेंस में हो गया, तो ठीक है। तो दोनों क्या चला जाएगा, दोनों चला जाएगा हमारा वर्ब के सेकंड फॉर्म में। दूसरा सिचुएशन ये होता है कि जब एक काम हो रहा था तो उस समय दूसरा काम हुआ, यानी कि जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ हो रहा था, जैसे कि मैं जब नाच रही थी, उसने खाना पका लिया। जब मैं नाच रही थी, व्हाइल आई वाज डांसिंग शी कुक्ड हर फूड, शी कुक्ड द फूड। तो जब मैं नाच रही थी, ये कंटिन्यू चल रहा था। जब इस काम के चलते रहने के दौरान दूसरा एक काम हो चुका था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, व्हेन और व्हाइल के बाद जो काम चल रहा है, वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वाज और वेयर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। और जब ये काम चल रहा था, उस दौरान जो हुआ, जो काम हो गया, वो चला जाता है वर्ब के सेकंड फॉर्म में। तो यहां देखो, आई स्प्रेन्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेरी एड़ी, चोट लग गई एड़ी में। When I was playing basketball, जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, यानी कि जब ये काम हो रहा था, यानी कि देखिए यहां है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब ये हो रहा था तो उस समय क्या हो गया, उसकी एड़ी में चोट लग गई, यानी कि एक काम हो रहा था, उस समय दूसरा एक घटना घट गई, यानी कि सीक्वेंस एकदम सही है, यानी कि यहां पे नो एरर है, कोई गलती नहीं है यहां पे। देखिए मैं चाहता तो यहां बोल के निकल जाता, अभी तक ये काम कर नेक्स्ट स्लाइड में पहुंच जाता, क्या फायदा करके ऐसा पढ़ने से तो नहीं पढ़ना ही अच्छा है, या किताब लेके पढ़ लीजिए बाजार से, ठीक है। लेकिन यहां चीजों को समझिए, ठीक है। वाइल या व्हेन से कोई एक काम अगर चल रहा था, उस वक्त दूसरा काम हो गया, जो हो गया वो पास्ट इंडिफिनिट, जो चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरा व्हेन अगर होता है तो इधर भी एक काम हो चुका है, इधर भी एक काम हो चुका है, दोनों तरफ हम V2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है, इट इज टाइम वी शुड एक्सेप्ट ऑल आवर पीपल एज इक्वल्स एंड एज पार्टनर्स इन द टास्क ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर क्या होगा, बताएं। वीडियो नंबर केबीएस की कक्षा 1 बोल के, केबीएस की कक्षा 1 बोल के 30 क्वेश्चन मैंने वहां कराए थे, केबीएस की कक्षा 2 बोल के वहां पे, या कोई भी एग्जाम में इंग्लिश तो कॉमन है, 2 मैंने करवा दी है, आपको मिल गया होगा आज में, और ये तीसरी वीडियो चल रही है, तो वो जरूर देखे, बहुत मजा आएगा करने में, ये वाला वीडियो अगर वो देखा है तो, ठीक है। बताएं, कमेंट देख लेता हूं एक बार मैं आपका क्या है, ठीक है। ओके चलो देखो, यहां क्या दिया हुआ है, इट इज टाइम, ये एक फ्रेज है, इट इज टाइम, या दिया रहता है इट इज हाई टाइम, ध्यान से देखना बच्चों, इट इज हाई टाइम, या दिया रहता है इट इज राइट टाइम। तो जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम से होती है, तो इसके बाद जो मेन वर्ब आता है ना, इसके बाद जो मेन वर्ब आता है, हमेशा आंख बंद करके याद रखना, कभी गलती नहीं होगी, हमेशा उसे सेकंड फॉर्म में ले जाना। सेकंड फॉर्म का क्या मतलब है, पास्ट
इंडिफिनिट, मेरे साथ बोलते रहो, किस टेंस में ले जाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो इट इज टाइम जब लिखा हुआ है तो यहाँ पे शुड का और एक्सेप्ट का कोई काम ही नहीं है, शुड का और एक्सेप्ट का कोई भी यहाँ पे काम नहीं है। शुड का तो होगा ही नहीं क्योंकि हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कभी भी शुड वगैरह आता नहीं है। तो ये एक्सेप्ट है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्सेप्टेड। क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे पार्ट बी में हमारी गलती थी, ये पार्ट बी है, पार्ट बी में हमारी गलती थी। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इस तरह के फ्रेज से जब कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। जहन में बांध लीजिए, कभी गलती नहीं होगी आपकी। क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक्सेप्ट, और कोई ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे नहीं आएगा, किसी भी टेंस का वर्ब नहीं आएगा। आगे बढ़े, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। आगे है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ, बोला है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड्स, 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। तो आपको 4 अल्टरनेटिव है, सेंटेंस की भावना को समझ के, सेंटेंस के ग्रामर को समझ के, या कभी कभी ग्रामर नहीं तो सिचुएशन समझ के आपको सही आंसर देना पड़ता है। पहला सवाल है, अब मुझे लगता है ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। लीला सेड द न्यू रेस्टोरेंट वॉज नथिंग टू राइट अबाउट। लीला कहती है वो जो नया रेस्टोरेंट है उसके बारे में लिखने के लिए कुछ है नहीं, यानी कि लीला मेरे ख्याल से फूड ब्लॉगर होगी, वो कभी भी बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट उनके बारे में लिखती है। तो कह रही है कि नया रेस्टोरेंट जो खुला है उसके बारे में लिखने के लिए कुछ है नहीं। शी थॉट, उसे लगता है कि इट, यानी कि जो रेस्टोरेंट है उसके लिए है इट, इट वॉज डैश, कि वो क्या है, डैश था, वो रेस्टोरेंट जो है डैश था। तो अगर एक फूड ब्लॉगर ये कह रहा है कि जो नया रेस्टोरेंट खुला है उसके बारे में लिखे, ऐसा खास कुछ लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो वो सोचती है कि वो क्या था, वो क्या था, जस्ट एवरेज, रियली टेरिबल, स्प्लेंडिड और एक्सीलेंट। देखिए अगर उसके बारे में लिखने के लिए कुछ भी अगर नहीं है तो यानी कि वो नेगेटिव सोच रही है। तो नेगेटिव सोच रही है तो रेस्टोरेंट पॉजिटिव तो होगा नहीं, स्प्लेंडिड भी नहीं होगा, एक्सीलेंट भी नहीं होगा, ठीक है। और कह रहा है कि वॉज नथिंग टू राइट, उसके बारे में लिखने के लिए कुछ है नहीं। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा खराब हो जाए, ये भी नहीं हो सकता है। तो अगर किसी रेस्टोरेंट के बारे में लिखने के लिए कुछ नहीं है तो वो ये कहना चाहती है कि शी थॉट दैट इट वाज जस्ट एवरेज, मतलब ऑर्डिनरी है, जैसा कि बाकी जो रेस्टोरेंट होते हैं बस वैसा ही है। इसलिए ऐसा कुछ खास मुझे वह नहीं दिखा कि इस रेस्टोरेंट के उस रेसिपी, वो खाने के बारे में कुछ, मैं एम्बियंस के बारे में कुछ लिख सकूं। देयर इज नथिंग टू राइट अबाउट द न्यू रेस्टोरेंट बिकॉज इट इज जस्ट एवरेज लाइक अदर ऑर्डिनरी होटल। तो देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव वर्ड कभी होगा नहीं, बहुत नेगेटिव भी नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई बात नेगेटिविटी यहाँ कुछ बोला नहीं है, बस नहीं लिखना है मुझे उसके बारे में क्योंकि एवरेज है, और एवरेज होगा तो कोई फूड ब्लॉगर उसके बारे में लिखेगा नहीं। आगे, माई नाइजेरियन फ्रेंड फेला इज हैविंग ट्रबल फाइंडिंग वर्क हियर इन लंडन। मेरी जो नाइजेरियन दोस्त है फेला, उसको लंदन में काम ढूंढने में मुश्किल हो रही है। बट ही सेज, लेकिन वो कहता है कि इफ पुश कम्स टू शोव ही कैन ऑलवेज डैश। आपको बताना है यहां पे क्या होगा आंसर। गो टू जेल, विन द लॉटरी, एंड ऑफ द जर्नी दैट इज लाइफ, गो बैक टू नाइजीरिया। ठीक है, यहां पे इस सेंटेंस में खास बात ये है, खास बात है ये लाइन है ना। अगर किसी को इस लाइन का अगर मतलब पता है तो वो आसानी से इसका आंसर दे सकता है। जो लिखा हुआ है व्हेन पुश कम्स टू शोव, व्हेन पुश कम्स टू शोव। जवाब दे, कमेंट एक बार देख लेता हूं आपके, क्या होगा इसका आंसर। When push comes to shove का क्या मतलब होता है कि when there is no other choice और when everything has failed। जब आपके पास कोई और चॉइस नहीं होती है या सारे प्रयास करके अपने देख लिए, सब कुछ विफल हो गया, कुछ अब नहीं है, तो अंत में क्या होगा, जब कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ फेल हो चुका है, देन क्या हो जाएगा, he can always go back to Nigeria। तो देखिए यहाँ पे क्या है, when push comes to shove, इसका जो इडियोमेटिक फ्रेज है, कितना बढ़िया इडियोमेटिक फ्रेज है, मुझे लगता है आपने पहले नहीं सुना होगा, सुना होगा तो अच्छी बात है। मतलब होता है when there is no other choice, जब आपके पास कोई और चॉइस ना हो, या when everything has failed, या जब आपने जो कुछ भी किया, प्रयास किया, वो क्या हो गया, विफल हो गया, तो अंत में क्या होता है, वो नाइजीरिया ही चला जाएगा। सिचुएशन के हिसाब से उसको थोड़ा जेल जाएगा, लॉटरी खरीद लेगा, लाइफ खत्म हो गई। लाइफ कभी खत्म नहीं होती है किसी भी चीज के चलते। गो बैक टू नाइजीरिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ यू से टू समवन, अगर आप किसी से कहते हैं यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, कि आप यू आर सो फुल ऑफ योर, ये फ्रेज है, आप किसी से ऐसा कहते हैं यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने आप में ही मस्त रहते हो, अपने आप में ही व्यस्त रहते हो, तुम्हें अपने आप से ही मतलब है। दे विल प्रोबेबली फील, तो वो कैसा फील करेंगे,
अपसेट, प्लीज्ड, काम, प्राउड। यानी कि आपको ये बताना है कि यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ जो है, एक कह सकते हैं कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। जब ये किसी को आप कहते हैं कि यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, तो ये उससे क्या फील करेगा? वो अपसेट फील करेगा, प्लीज्ड फील करेगा, काम फील करेगा, प्राउड फील करेगा। बताएं क्या मतलब होता है इसका फुल ऑफ योर सेल्फ? फुल ऑफ योर सेल्फ, देखिए यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ का मतलब होता है थिंकिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपनी सोचना, ठीक है। तो इसका सही मतलब क्या होता है? प्राउड। इसका सही मतलब क्या होता है? प्राउड, ठीक है। यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ का मतलब होता है या वेरी प्राउड या थिंकिंग ओनली ऑफ योर सेल्फ, जो केवल अपने बारे में सोचता है। आगे देखें, द आर्चर यानी कि जो तीरंदाज है, मिस्ड द डैश बाय एन इंच, कह रहा है कि जो आर्चर है अपने डैश से 1 इंच से चूक गया। तो किससे चूक गया? स्कोर से, पॉइंट से, ब्लो से, एम से। आंसर करें। बहुत ही आसान है सवाल, बहुत ही आसान है सवाल। तो आर्चर तो निशान लगाता है अपने लक्ष्य की ओर, तो आंसर क्या होगा इसका? एम। आगे क्या है? बॉब एंड जेन डिसाइडेड टू टाई द नोट। देखिए टाई द नोट एक इडियोमेटिक फ्रेज है। टाई द नोट का मतलब क्या होता है? टू गेट मैरिड, शादी कर लेना। तो दुश्मनों में तो शादी नहीं होती है ना, जिन्हें प्यार होता है उन्हीं में शादी होती है। बॉब एंड जेन डिसाइडेड टू टाई द नॉट बिकॉज, शादी के बाद भी प्यार हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो बॉब एंड जेन ने शादी करने की फैसला किया क्योंकि दे लव्ड वन अनदर, दे नीडेड टू सेव मनी, पैसा बचाना चाहते थे, दे वांटेड टू मेक अ लॉन्ग रोप, लंबी रस्सी बनाना चाहते थे, इट हैड कम अनडन। क्या होगा भैया? तो बहुत आसान सवाल है कि शादी करना चाहते हैं क्यों? आंसर हो जाएगा दे लव्ड वन अनदर। जी हाँ, हाँ आंसर आपने पहले ही दे दिया, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते हैं। टाई द नॉट टू गेट मैरिड। आगे है, आपको शब्दों के अर्थ बताने हैं, सिनोनिम। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब होता है आपको सिनोनिम बताना है। और पहला जो वर्ड है वो है क्रेडिबल। क्या है? क्रेडिबल। बहुत ही सिंपल सिंपल मैंने वर्ड लिया है, अच्छे अच्छे वर्ड से मैंने लिए हैं, मजा आ जाएगा। वर्ड मीनिंग भी कराते रहेंगे आपको हर क्लासेस में, कोई चिंता वाली बात नहीं। हिस्ट्री के 4 क्लास हो गए हैं, 5वां बन रहा है। ज्योग्राफी, साइंस की भी क्लासेस आ जाएंगी, ईवीएससी क्लासेस भी आ जाएंगी, ठीक है। सारे क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। क्रेडिबल, क्रेडिबल क्या मतलब बताएं? चार्मिंग, सीरियस, बिलीवेबल, वर्दी, क्रेडिबल। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करें एक बार फटाफट, 5 से 10 सेकंड का ही समय मिलेगा आपको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। देखिए क्रेडिबल का जो है, क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, जो विश्वास करने के योग्य होता है ना, मतलब दैट कैन बी बिलीव्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है दैट कैन बी बिलीव्ड, ठीक है, यानी जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, जिसके ऊपर क्या कर सकते हैं? ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो जाता है क्रेडिबल, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। क्रेडिबल का मतलब क्या है? एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का क्या मतलब होता है? फ्री करना, टाई करना, कॉम्प्लिकेट करना, पुल करना। एक्सट्रिकेट के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, हॉलीवुड की फिल्म बनी थी, अगर आप उसे याद कर पाए, हालांकि मैं दिखा दूंगा आपको वहां पे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्सट्रिकेट का मतलब क्या हो। देखिए हमारे आसपास फिल्मी दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ सारे के सारे वर्ड्स को आप सीख सकते हैं, ठीक है। मैं वैसे ही कोशिश करता हूँ, ठीक है। हालांकि वहाँ से लेने से कॉपीराइट की इश्यू हो जाती है, इसलिए मैं उनको अवॉइड ही करता हूँ, ठीक है। एक्सट्रिकेट का क्या मतलब होता है? देखिए एक्सट्रिकेट क्या है, जैसे कि आप इस पिक्चर को देखें, पति पत्नी नाव में बैठा है और पत्नी जो है वो जो बंसी, जो पकड़ी हुई जो रस्सी होती है, पूरी रस्सी उसके शरीर में ही लिपट गई, फंस गई है। वो क्या कह रही है? हाय स्वीटी, इट्स टाइम टू एक्सट्रिकेट मी अगेन, यार मुझे फिर से आज़ाद कर दो, फ्री कर दो, क्योंकि मेरे चारों ओर जो है बंसी की रस्सी जो है लपेट गई है। तो एक्सट्रिकेट का मतलब होता है टू फ्री करना, जैसे कि एज फ्रॉम डिफिकल्टीज, या परेशानी से आपको मुक्त कर दिया, या रस्सी लिपट गई है उसे डिटेंगल कर देना, या डिसएंटेंगल कर देना, है कि नहीं। तो इसका जो सही जो मतलब होता है वो क्या होता है? फ्री कर देना। क्या कर देना? फ्री कर देना। अभी जो मैंने मूवी की बात की थी, एक्सट्रिकेट वर्ड से ही, एक्सट्रिकेट वर्ब है। एक्सट्रिकेट क्या है? वर्ब है। अगर मुझे इसका नाउन बनाना हो तो क्या बनेगा? नाउन बनेगा हमारा, एक्सट्रिकेट से बन जाएगा एक्सट्रैक्शन। क्या बन जाएगा? एक्सट्रैक्शन। देखिए आपने थॉर को देखा होगा, ये इसकी फिल्म थी, है ना, जहां बांग्लादेश में जाके इसने एक बच्चे, इंडियन बच्चे के जो है बचा के बाहर निकाला था। तो एक्सट्रिकेट से बनता है एक्सट्रैक्शन, यानी कि उसको किसी मुसीबत से, बंधन से मुक्त करके, आजाद करा के वो लाया था, फ्री करा के लाया था, इसे कहते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन। तो इस तरह से क्लियर हो गया, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा इसका मीनिंग। आगे है
ऑब्स्ट्रीपेरस। अब बताइए ऑब्स्ट्रीपेरस का क्या मतलब होता है। ऑब्स्ट्रीपेरस ट्राई करें पहले आप। ऑब्स्ट्रीपेरस जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ऑब्स्ट्रीपेरस का क्या मतलब होता है। देखिए ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब होता है नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ये याद रखिएगा। इसका मतलब होता है नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, माने जो उपद्रवी होता है ना, जिसे कहते हैं उपद्रवी या उत्पाती, बहुत परेशान करने वाला, है कि नहीं। तो इसका एक्चुअली क्या मतलब होता है, अनरूली। क्या होता है मतलब अनरूली। देखिए ऑब्स्ट्रीपेरस का यहाँ बहुत सारा सिनोनिम दिया है मैंने। रैम्बैक्शियस होता है, बॉइस्टरस होता है, वॉसिफेरस होता है, क्लैमरस होता है, पियर्सिंग होता है, अनरूली होता है, राउडी होता है, नॉइजी होता है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल होता है, जो बहुत ज्यादा ढीठ होता है ना, ढीठ, सुनता नहीं है जल्दी किसी का, स्टबन, बहुत ही ज्यादा स्टबन, उसे कहते हैं ऑब्स्ट्रीपेरस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आगे है आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है। ऑपोजिट मीनिंग किसका बताना है, एक्विट का। आप बताइए एक्विट का जो मतलब होता है उसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम। डिस्पेयर, माइल्ड, स्मार्ट या कंडेम। करें एक्विट का, आपको 5 सेकंड्स मिलेंगे उसका आंसर कर देने का। ठीक है, एक्विट बताएं, एक्विट का क्या मतलब होता है। एक्विट एक वर्ब है, ठीक है, किसी को एक्विट करना माने वर्ब है ये। ठीक है, एक्विट का क्या मतलब होता है, एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, मतलब टू शो और टू डिक्लेयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग। तो एक्विट का क्या मतलब होगा, नॉट गिल्टी। एक्विट का क्या मतलब होगा, नॉट गिल्टी। तो अगर नॉट गिल्टी है, दोष मुक्त है, तो उल्टा क्या होगा, उस पर दोष लगाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, कंडेम। और कंडेम के ऊपर एक फिल्म भी है, आपने पता होगा, हॉलीवुड की ही फिल्म है, जहां बहुत सारे लोगों को एक जंगल में फंसा दिया जाता है ना। तो देखिए कंडेम, कंडेम का मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी को गिल्टी साबित करना, है कि नहीं। और यहां देखिए कंडेम, एक्विट का अगर हम सिनोनिम देखें तो किसी को एब्सॉल्व करना, मुक्त कर देना, क्लियर कर देना। एक्सोनरेट बहुत अच्छा वर्ड है जो एक्विट का ही सिनोनिम है। एक्सकल्पेट, याद रखना पड़ेगा आपको ये चीजें, किसी को लिबरेट करना। एमांसिपेट बहुत बार पूछा जाता है। एक्सोनरेट बहुत बार पूछा जाता है। एक्सकल्पेट बहुत बार पूछा जाता है। एब्सॉल्व पूछा जाता है। 4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी दोनों आपको पता है। और ठीक इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंडेम हो जाएगा, जो इसका आंसर है गिल्टी हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा एक्विट का ऑपोजिट मीनिंग। आगे है डिसेंट। बताइए डिसेंट का ऑपोजिट क्या होता है, डिसेंट का ऑपोजिट क्या होता है। और जहां तक हम बात करते हैं डिसेंट की, डिसेंट क्या है, एक नाउन है। डिसेंट क्या है, एक नाउन है। बताइए डिसेंट का क्या मतलब होता है। डिसेंट एक नाउन है, संज्ञा है, नाम है, किसका नाम है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है असहमति। क्या मतलब होता है, असहमति। यानी कि जब आप किसी के साथ सहमत नहीं होते हैं, जैसे कि आपने KGF चैप्टर का पार्ट 2 देखा होगा। ये बंदा कौन है, अधीरा, और ये बंदा कौन है, क्या नाम है इसका, KGF का यश है ना, ठीक है। तो रॉकी कौन है, ये रॉकी। तो इन दोनों के विचार क्या मिलते थे, दोनों के विचार आपस में क्या थे, डिफर थे। यानी कि डिसेंट, इनके अंदर क्या था, डिसेंट था, डिसएग्रीमेंट था। ये कभी भी आपस में सहमत नहीं थे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर दोनों को सहमत कर दे, एक ही टीम में ले आए, तो क्या हो जाएगा, दोनों में एग्रीमेंट हो गया, यानी दोनों सहमत हो गए, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिनोनिम, आप अगर डिसेंट का सिनोनिम देखेंगे, यानी कि डिफर करना या डिफरेंस इन ओपिनियन होना, किसी से विचारों में मतभेद होना, आपके और मेरे विचार नहीं मिलते, यानी कि हमारे और आपके विचार में डिसेंट है। एंटोनिम क्या होगा, एग्रीमेंट होना या एक्सेप्टेंस हो जाना, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। अब बताएं ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है दल, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट जो है क्या होगा, ग्रुप जो है एक नाउन है। ग्रुप क्या है, एक नाउन है, अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स टुगेदर। कोई भी कुछ लोग या चीजें जो एक ग्रुप में, दल में होती है, इसे ग्रुप कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो अकेला होता है। लेकिन बहुत ध्यान से करना है, देखिए सिंगुलर, इंडिविजुअल, एलोन, सॉलिटरी, सब आपको नजदीक है एंटोनिम का, पर आपको बताना है सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट, सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा सॉलिटरी। इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, हमारा सही आंसर क्या होगा? सॉलिटरी। क्योंकि सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? सॉलिटरी का मतलब होता है लिविंग अलोन, अकेला रहना। आपने एक कहानी, एक कविता पढ़ी होगी, आई थिंक विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता है द सॉलिटरी रीपर, है ना? तो इसका मतलब होता है अकेला। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा। आगे है, आगे दिया हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में लेकिन कॉमन है, और मैंने पार्ट 1 में करा दिया है, पार्ट 2 में करा दिया, यहाँ भी करा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड, उसके बिजनेस के असफल होने के बाद, ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ी, किस लिए? टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, भेड़िए को दरवाजे से दूर रखने के लिए, भेड़िए को घर से बाहर रखने के लिए। अब ये इडियम है, हिंदी का मतलब तो यही है कि भेड़िए को दरवाजे से बाहर रखने के लिए, तो घर पे भेड़िया नहीं आ रहा है, ये आपका इडियम है। आप बताएं इसका मतलब क्या है? कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी, अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, रीगेन हिज लॉस्ट पोजीशन, डिफेंड फ्रॉम एनिमीज। क्या होगा? टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। क्या होगा? आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, घर से भेड़िए को दूर रखना, इसका मतलब होता है टू कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना। यानी यू हैव एनफ मनी, यू हैव एनफ वेल्थ टू कीप अवे द हंगर एंड पॉवर्टी फ्रॉम योर लाइफ। आपके पास इतना पैसा, धन दौलत और सौहार्द है ना, कि आप भूख, गरीबी, भुखमरी को दूर रख सकते हैं। ये भूख, गरीबी, भुखमरी को ही उल्फ बोला जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, द मेंशन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो भेड़िया जो होता है जिंदगी खराब कर देता है। द मेंशन ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड्स नेम स्टिल मेक्स रीता फॉर्म एट द माउथ। रीता के पुराने पति का नाम आते ही रीता को आज भी मुंह में झाग आ जाता है। मुंह में झाग आ जाता है, वो थोड़े ना कॉलगेट लेके मुंह धोना शुरू कर देती है जब भी पुराने पति का एक्स हस्बैंड का नाम सुनती है, तो मुंह में झाग आ जाता है। मुंह में झाग कब आता है? जब आप बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा किसी पे क्रोध करते हैं और बोलते रहते हैं, तो आपका मुंह के अंदर जो है ना फोम, जो सलाइवा है वो फॉर्म, झाग का रूप लेना शुरू कर देता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एंग्री। इसका सही आंसर क्या होगा? एंग्री। देख रहे हैं, चिल्लाते चिल्लाते गुस्से में मुंह में क्या आ गया है? झाग आ गया है। ठीक है, तो फॉर्म एट द माउथ, मुंह में झाग आना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, वी मस्ट हस्बैंड आवर रिसोर्सेस अगेंस्ट हार्ड टाइम्स। बुरे वक्त के लिए हमें अपने रिसोर्सेस को हस्बैंड करना चाहिए, मतलब पति करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होगा? जब बुरा वक्त आता है तो हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसे हस्बैंड करना चाहिए। एग्जाम में बार बार पढ़े, आपको आंसर मिलेगा। क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सिंक करना चाहिए, कंसीड करना चाहिए। अब हस्बैंड माने पति थोड़े है जी सपोर्ट करना चाहिए। तो बताइए, बुरे वक्त के समय हमें अपने संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है, जो कुछ भी, उसे डैश करके रखना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सेव करके रखना चाहिए। क्या करके रखना चाहिए? सेव। देखिए, टू हस्बैंड आवर रिसोर्सेस एक इडियम है। इसका मतलब होता है टू यूज समथिंग केयरफुली एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट वेस्ट। कि आपके पास जो कुछ थोड़ा उपलब्ध है, जो संसाधन उपलब्ध है, उसे बड़े ही वाइजली, बुद्धिमानी से उसे इस्तेमाल करें और देखें कि कुछ भी बर्बाद ना हो। जैसे उतना ही खाना खाएं जितना आपका पेट में जाए, है ना, थाली में बर्बाद ना जाए, बाहर ना फेंके। ठीक है, द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द स्टेट। नए चुने मुख्यमंत्री ने इस बात का वादा किया है कि वो राज्य में बदलाव ब्रिंग अबाउट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, मेक करेंगे, कैरी करेंगे, कॉज टू हैपन करेंगे। तो यहाँ पे एक आपको फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, ब्रिंग वर्ब है, ब्रिंग वर्ब है, और अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। जब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलता है तो इसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग उसके ओरिजिन वर्ड से अलग होता है। ठीक है, तो बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? ब्रिंग अबाउट, इसका क्या मतलब होता है? कमेंट करें। टू मेक समथिंग हैपन और टू कॉज टू हैपन, यानी कुछ करना, कुछ होना, कुछ बदलाव लेके आना, कि मैं ऐसा कर दूंगा। यानी कि यू वांट टू मेक सम चेंज, यू वांट टू कॉज सम चेंज। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन या टू कॉज करना। ठीक है,
आगे है he gave vent to his pleasure with a smile. he gave vent, अब ये एक देखिए इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। प्लेजर माने अपनी खुशी को एक मुस्कुराहट के साथ क्या किया, गिव वेंट किया। क्या किया, शेड किया, अलाउड किया, एक्सप्रेस्ड किया, एंजॉयड किया। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करें, क्या होगा? गिव वेंट टू समथिंग क्या होगा? कमेंट करें। देखिए गिव वेंट टू समथिंग का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, या हम कह सकते हैं टू शेयर अ फीलिंग, मैंने अपने अनुभव को क्या करना, आपको शेयर करना। क्या करना? शेयर करना। तो यहाँ पे शेयर करने का मतलब गिव वेंट टू का मतलब होता है कि आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, योर फीलिंग को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सप्रेस हो जाएगा, बाकी इसका सही आंसर नहीं होगा। सो याद रखिए गिव वेंट टू का मतलब होता है टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, नॉट शेयर, टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, अपनी भावना को दूसरों के सामने जाहिर करना। ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप फील करते हैं किसी भी चीज़ की या व्यक्ति के बारे में, सिचुएशन के बारे में। आगे है आपको बताना है कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं। ये जो अंडरलाइन वर्ड है क्या ये सही है ग्रामेटिकली या सिचुएशन के हिसाब से? तो नो इंप्रूवमेंट। लेकिन अगर लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से ये वर्ड गलत है तो इंप्रूवमेंट में कौन सा वर्ड सही होगा ये बताना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, इसके लिए परफेक्ट ग्रामेटिकल नॉलेज की जरूरत है। अगर आपको ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं भी है तो भी दिक्कत की बात नहीं, आप काबिल एकेडमी के स्टूडेंट हैं, आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि अगर आपको पूरा का पूरा ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है फिर भी क्वेश्चंस के माध्यम से आप ग्रामर सीखते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर दो, है ना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो लाइक नहीं करना, शेयर कर देना। अगर आपको ऐसा फील होता है कि इतनी अच्छी चीज़ अगर है ये तो दूसरों को भी क्यों ना मिले, दूसरा भी इससे पढ़ ले, है ना। हो सकता है वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसे कुछ नहीं मिल रहा हो, कहीं से पढ़ नहीं पा रहा हो, उसके पास पैसे ना हो कुछ खरीदने के लिए, ऐप से खरीदने के लिए, तो वो यहाँ से फ्री में इस चीज़ की पढ़ाई कर सकता है कि नहीं। तो शेयर कर दे, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप चीज़ों को ज़रूरतमंद के पास पहुँचा दे, बस इतना ही तो करना है ना। और लोगों से कहें कि इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ रेगुलरली आप इससे पढ़ते रहें। बाकी आप कहीं से ही पढ़िए, ज्ञान हर जगह से मिल रहा है, पढ़ लीजिए कहीं से भी, क्या है ना। देखिए आप बात को समझिए, यहाँ पे इनवर्ड का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझना जरूरी है। यहाँ दिया है इनवर्ड, बोला है देन, उसके बाद कहानी चल रही है, विथ ऑल हिज लूट, जो उसका लूटा हुआ माल है उसको लेकर ही सेल्ड, वो नाव में जहाज में रवाना हो गया। कहाँ रवाना हुआ? स्कॉटलैंड के शोर की ओर, यानी कि स्कॉटलैंड के तटीय किनारे की ओर रवाना हुआ। तो यहाँ पे जो इनवर्ड है ये सिचुएशन के हिसाब से गलत है। जब आप इनवर्ड लिखते हैं तो इनवर्ड का मतलब होता है टुवर्ड द इनसाइड और सेंटर, आप उल्टा आते हैं, माने आप पीछे से वापस केंद्र की ओर, ठीक है, या इनसाइड भीतर की ओर वापस आते हैं। जबकि आप लूट का माल लेके आप आगे की ओर किसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं कि लूट का माल आ गया, अब हम लोग चलो हमको कहाँ जाना है, स्कॉटलैंड के शोर पे जाना है, स्कॉटलैंड के तटीय में जाना, वहां हमको जाना है। तो जब भी ऐसा होगा तो आपका आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स, क्योंकि टुवर्ड्स से क्या मतलब होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी और समथिंग, यानी किसी की या किसी चीज की ओर आगे बढ़ना, उसकी दिशा में आगे जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स। इनवर्ड हो जाएगा उल्टा वापस आना, टुवर्ड्स हो जाएगा कि लूट का माल लेके अब कहां जाना है, वो उस दिशा की ओर आगे बढ़ना। ठीक है, आगे है कैन यू प्लीज गिव मी सम लीव। देखिए जब आप छुट्टी मांगते हैं, इसका मतलब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, टीचर है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एम्प्लॉई है, कुछ भी है, तो जब आप लीव एप्लीकेशन कहीं पे डालते हैं तो लीव की एप्लीकेशन डाली जाती है। लीव की क्या डाली जाती है बच्चों? लीव की एप्लीकेशन डाली जाती है। और जब लीव की एप्लीकेशन डाली जाती है तो छुट्टी कभी मांगी नहीं जाती, छुट्टी दी नहीं जाती। आपको छुट्टी के लिए बोला जाता है कि मेरा जो एप्लीकेशन है उसे आप ग्रांट कर दीजिए, उसे परमिट कर दीजिए, उसे परमिशन दे दीजिए, आई मे बी अलाउड टू गेट द लीव, कि मुझे छुट्टी मिल जाए। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये सही है, नहीं सही नहीं है, यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि लीव एप्लीकेशन में कभी भी लीव गिव नहीं किया जाता है, ग्रांट किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ ग्रांट फॉर मी, ग्रांट मी, ग्रांट फ्रॉम मी, और देखिए छुट्टी चाहिए आपको तो आपसे नहीं चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, मेरे लिए, ग्रांट फॉर मी के ग्रांट के बाद हमको प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। किसको ग्रांट करना है? मुझे ग्रांट करना है। क्या ग्रांट करना है? छुट्टी ग्रांट करनी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रांट मी। तो ग्रांट मी का मतलब होता है कि आप एग्री हैं मुझे देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लीव के लिए गिव का इस्तेमाल, गिव मी का इस्तेमाल बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, नहीं होगा, ग्रांट मी होगा। ग्रांट के बाद प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है जब छुट्टी आप मांगते हैं। ठीक है, इसके बेसिक को आपको समझना होगा।
आगे है द ऑफिस इज सून टू बी क्लोज, जस्ट टू, अबाउट टू, वेट टू, नो इंप्रूवमेंट। क्या आपको लगता है कि जो दिया है वो सही है? अगर आपको लगता है कि जो दिया है वो सही नहीं है तो आप ये बताएं कि वहां पे होगा क्या, वहां पे होगा क्या। द ऑफिस इज सून टू बी क्लोज यानी कि ऑफिस जल्दी ही बंद होने वाला है, ठीक है। यानी कि जब कोई चीज इज अबाउट टू हैपन, व्हेन समथिंग इज गोइंग टू अबाउट टू हैपन, या कुछ होने जा रहा है, ठीक है, टू बी गोइंग टू डू समथिंग वेरी सुन, या कोई काम आप बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, तो वहां पे सून टू का इस्तेमाल इनएप्रोप्रिएट माना जाता है, वहां होता है अबाउट टू। द ऑफिस इज अबाउट टू बी क्लोज्ड, ऑफिस जो है बंद होने जा रहा है। तो यहाँ अबाउट टू जब भी आप लिखेंगे तो अबाउट टू का मतलब हो जाएगा इंटेंट टू डू समथिंग, कि आप कुछ करने जा रहे हैं, या बी क्लोज टू डूइंग समथिंग, या कोई काम करने के बहुत करीब है, होने ही जा रहा है। आप किसी दुकान में गए, बस 5 मिनट बाद दुकान बंद होने ही जा रही है, अबाउट टू क्लोज, दिस शॉप इज अबाउट टू क्लोज, ठीक है, और वेरी सून, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो होगा यहाँ पे अबाउट टू। द टीचर वॉज वेरी प्रोफिशिएंट इन हिज सब्जेक्ट, टीचर अपने विषय में बहुत ही प्रोफिशिएंट है। प्रोफिशिएंट का वर्ड का क्या मतलब होता है कि बहुत बेहतर है, लेकिन आपको देखना है कई सारी चीजें पढ़ के, आपको लग रही होगी कि भाई ये कोई एरर नहीं है, यहाँ पे आप कमेंट करके बताएं तो इसका आंसर क्या होगा। हो भी सकता है कि नो इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़े, है ना, बिल्कुल नो इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ ही सकती है। प्रोफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि एबल टू डू समथिंग वेल। प्रोफिशिएंट का क्या मतलब होता है? प्रोफिशिएंट का मतलब होता है एबल टू डू समथिंग वेल, कि आपके अंदर योग्यता है किसी काम को बेहतर तरीके से करने की, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोफिशिएंट कहते हैं, एबल टू डू समथिंग वेल। पर हम यहाँ टीचर की बात कर रहे हैं और एक टीचर को सब्जेक्ट के साथ जोड़ के कह रहे हैं कि एक टीचर का अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा हेवी पकड़ होता है, डोमिनेट होता है, वो अच्छे अपने विषय को बढ़िया तरीके से जानता है। तो जब भी टीचर की बात कर रहे हैं, उसे किसी सब्जेक्ट में हम अच्छा बता रहे हैं, तो उसे इंग्लिश ग्रामर में उसे हम कहते हैं वेल वर्स्ड होना। क्या होना? वेल वर्स्ड होना। वेल वर्स्ड का माने क्या होता है? इसका मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट समथिंग, कि आपको किसी चीज के बारे में, दैट इज अ चीज कौन है? सब्जेक्ट, इसके बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज है। इसलिए यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा? वेल वर्स्ड। हाउएवर इट सीम्स क्वाइट अप्रोप्रिएट की जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग पता है आपको, लगेगा कि एग्जाम में भाई तो बहुत सही है, पर आप टीचर को और सब्जेक्ट को रिलेट ही नहीं कर पाए और आप करके आ गए एग्जाम में ब्लंडर, यानी 1 नंबर तो गलत हुआ ही और नेगेटिव हुआ वो अलग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे है ही फाउंड अ वुडन चेयर दैट हैज ब्रोकन इन द रूम, माने उसे एक लकड़ी का चेयर मिला जो, दैट माने कौन? चेयर, जो टूटा हुआ है, जो टूट चुका है, ठीक है। कहाँ मिला? कमरे में। आपको बताना है क्या ये सही है या इसके जगह किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वुडन एंड ब्रोकन चेयर, ब्रोकन वुडन चेयर, ब्रोकन एंड वुडन चेयर, नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। क्या होगा बताइए? ये जो अभी वाला जो क्वेश्चन है, ये डील करता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक लेसन है जिसे कहते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में बहुत सारे पार्ट है। वहां पे एक है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा डिटेल से। ऑर्डर पहले क्या होगा? ओरिजिन आएगा, कलर आएगा, शेप आएगा, साइज आएगा, नेचर आएगा, है ना, मटेरियल आएगा, इस तरह से बहुत सारी चीजें। कौन पहले आता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जितनी विशेषता आप बताते हैं उसमें कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो ये उसी पार्ट से लिया गया है। देखिए, एक ऐसा चेयर जो टूट गया है, इसको एलाबोरेट किया गया, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये अननेसेसरी है। ये क्या है? अननेसेसरी है, क्योंकि वुडन चेयर दैट हैज ब्रोकन, इसको लिख सकते हैं ब्रोकन वुडन चेयर, क्योंकि एंड की कहीं भी जरूरत हम लोग को पड़ेगी नहीं। तो क्या होगा? हमें एक ऐसा चेयर मिला है जो क्या है? ब्रोकन है, और उसका जो ओरिजिन कैसा है? मटेरियल कौन सा है? वुडन है, प्लास्टिक नहीं है, है ना, फैब्रिक नहीं है, क्या है? वुडन है। तो पहले आता है कि उसका नेचर कैसा है? तो ब्रोकन है। और उसका मटेरियल कौन सा है? तो वुडन है। वुडन पहले नहीं आएगा, ब्रोकन बाद में नहीं आएगा। ये एडजेक्टिव में आप पढ़ोगे कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को कैसे मेंटेन करते हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, बच्चे वहां से पास भी होते हैं, कई नौकरी मिल चुकी है उनकी। ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम की चीज है,
सही आंसर क्या होगा? ब्रोकन वुडन चेयर। आपने इसका आंसर दिया भी होगा लेकिन कॉमन सेंस से दिया होगा, लेकिन इसका प्रॉपर नॉलेज मुझे पता है नहीं होगा, क्योंकि ये अलग ही चीज़ है, अलग ही आयाम है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ब्रोकन वुडन चेयर जो है एक एडजेक्टिव ऑर्डर का कमाल है, जो हम सीखेंगे अपने एडजेक्टिव वाले क्लास में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जब मैं शुरू करूंगा पूरे ग्रामर को एक नए सिरे से, एक नए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से। आगे है द रॉबर्स हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस केम। कह रहा है कि डकैत जो है भाग चुके थे पुलिस के आने से पहले। आंसर इसका करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, जब पास्ट में, देखिए ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के पहले क्या होता है? पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट का भी पास्ट और पास्ट में जाएंगे तो इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। तो जब प्रेजेंट छोड़ दीजिए, पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पास्ट में दो काम हो चुका है। जो काम बहुत ज्यादा पास्ट में बहुत पहले हो चुका था वो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद जो पास्ट में हुआ उसे कहते हैं पास्ट इंडिफिनिट। पुलिस आई लेकिन डकैत तो पहले ही भाग चुके थे, तो ये ज्यादा पास्ट में हुआ है, तो ये हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाएगा। क्या जाएगा? हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाएगा, इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। उसके बाद भी पुलिस आ चुकी थी पर उसके बाद आई, ये चला जाएगा वर्ब के सेकंड फॉर्म में। ये हो गया टेंस वाली बात। लेकिन आपको ये बताना है क्या सही है? द रॉबर्स हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस केम। पुलिस जो है ना वो आती नहीं है, पुलिस आती नहीं है, पुलिस गाड़ी में पहुंचती है कहीं पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अराइव। और ये देखिए सेकंड फॉर्म में भी है। सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। इसका सही आंसर क्या होगा? अराइव। द होस्ट्स वेर, तो इसका सही आंसर हो गया अराइव्ड होगा। द होस्ट्स वेर टेकन अबैक। देखिए टेकन अबैक एक फ्रेजल वर्ब है। टेकन अबैक, टेकन अबैक जो है इसका जो मतलब है बता दे रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब होता है सरप्राइज्ड। टेकन अबैक का क्या मतलब होता है? सरप्राइज्ड। एक और फ्रेजल वर्ब है टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है अपीयर्ड। क्या होता है? कहीं पे प्रस्तुत होना, प्रकट होना। ठीक है, ये दो चीजें एक्स्ट्रा आपने सीख ली। द होस्ट्स वर टेकन अबैक। हाँ, मेजबान जो लोग मेहमानों का स्वागत करने की व्यवस्था किए थे उन्हें बहुत झटका लगा, आश्चर्य हुआ। व्हेन मेनी गेस्ट हु हैड बीन इनवाइटेड, जिन्हें इनवाइट किया गया था, डिड नॉट टर्न अप, नहीं पहुंचे पार्टी के लिए, उन्हें बहुत क्या हुआ? सरप्राइज हुआ, झटका लगा। ठीक है, 28 नंबर बताएं, 28 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा? क्या होगा बताएं इसका आंसर, कमेंट करें, बताएं। ग्रामर की क्लास चल रही है, बढ़िया क्लास चल रही है। ठीक है, आपके एग्जाम्स के में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो करवा दूंगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल कहता है कि मेहनत करते हैं, बहुत सभी मेहनत करते हैं कि यहीं से ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखिए यहां पे एक बात देखिए, होस्ट्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है, ये क्या है? प्लूरल है, तो यहां पे लग गया वेयर टेकन अबैक। ठीक है, प्लूरल तो प्लूरल लगेगा। कब? जब मेनी गेस्ट को, जिन्हें इनवाइट किया गया था, नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे और इनवाइट किया गया था, दोनों पास्ट में हो चुका है। जो मैंने अभी कहा आपको, ये प्रेजेंट, उससे पीछे जाएंगे तो ये पास्ट इंडिफिनिट, और इसके भी और पास्ट में जाएंगे तो इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। ओके, तो इनवाइट तो पहले ही करते हैं ना, उसके बाद देखें कि पार्टी के दिनों नहीं पहुंचे, तो इनवाइट पहले ही किया जा चुका था, वो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो ज्यादा पास्ट में पहले हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हैड के साथ क्या लगा है? वर्ब के थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इनवाइट किया गया था, किसी के द्वारा इनवाइट किया जाना पैसिव वॉइस होता है, तो इसलिए यहाँ क्या लगा हुआ है? बीन। ठीक है, उसके बाद वो पार्टी में नहीं पहुंचे, ये काम भी हो चुका है, लेकिन इसके बाद इनवाइट पहले होता है, नहीं आते हैं बाद में, तो देखिए ये कहाँ चला जाएगा? वर्ब के सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो जो काम बहुत पहले हो चुका है पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो काम उसके बाद में पास्ट में हुआ था पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। यहाँ इसलिए यहाँ पे नो एरर है, किसी इंप्रूवमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए इस तरह से बताया जाता है कि क्यों किसी सेंटेंस में एरर नहीं है, क्यों कहीं पे इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ बोल देते हैं कि इसका आंसर डी होगा, सेंटेंस करेक्ट है, आपका हर चीज ठीक है, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, आगे, द मास्टर एम्ड अ ब्लो टू ओलिवर्स हेड विद द लैडल। ठीक है, मास्टर ने जो है ओलिवर के हेड पे लैडल से क्या लगाया? एम लगाया। तो क्या होगा कि सही है ये? अ ब्लो टू, थ्रो एट, अ पंच इन, अ ब्लो एट, या नो इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए चीजों को समझिए,
आपने कमेंट किया है, यहाँ दिया हुआ है एम्ड, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, आप ही के लिए है। यहाँ पे दिया हुआ है हमें एम्ड। एम्ड जब भी हम लिखते हैं तो एम्ड के साथ बहुत, जब प्रीपोजिशन आप पढ़ाएंगे आपको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद हमें ये भी पढ़ना है कि व्हाट इज द केस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। जैसे एंग्री के साथ एड भी लगता है, एंग्री के साथ विथ भी लगता है। उसी तरह जब हम एम नाम के वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है एट। क्या आता है? एट। तो एम हमने यूज किया। अब लो, तो यहाँ पे टू जो लगा हुआ है ना वो एम के लिए लगा हुआ है, जो कि गलत है। जो क्या है? गलत है। क्या होगा इसका आंसर? एट वाला होगा, इसलिए सी नंबर हमारा इसे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एम के साथ एट लगता है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। द एथलीट्स हु हैव वॉन प्राइजेज आर बीइंग ऑनर्ड, ठीक है, कह रहा है कि एथलीट्स जिन्होंने प्राइज जीता है उन्हें सम्मानित किया गया है। तो बोला है कि एथलीट्स हु हैव वॉन प्राइजेस का जगह लिख सकते हैं प्राइज विनिंग एथलीट्स, द एथलीट्स हु आर गिवन प्राइजेस, द एथलीट्स हु आर विनिंग प्राइजेस, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। बोला है उन्हें ऑनर्ड किया गया है। ये देखिए, उन्हें किसी के द्वारा सम्मानित किया जाना, खुद सम्मानित नहीं हुए, किसी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। तो पास्ट क्या है? ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस है, कंटिन्यूअस टेंस था, तो आर तो लगेगा ही क्योंकि एथलीट्स है, तो आर लग गया, प्लूरल है। बीइंग लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में, और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज, एम और आर लगती है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या लगती है बच्चों? आईएनजी। ये हुआ एक्टिव का। इसको जब पैसिव बनाएंगे ना तो इज, एम और आर तो रहेगी ही, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों? बीइंग, और चूंकि पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है। देखिए यही इज, एम, आर यहाँ आ गया एथलीट्स के लिए, बीइंग आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। यानी कि सेंटेंस पूरा प्रेजेंट टेंस में है। सेंटेंस पूरा प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द एथलीट्स हु हैव वन प्राइज, जिन्होंने प्राइज जीता है उन्हें ऑनर किया गया है। ये भी प्रेजेंट टेंस में है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, और इन्होंने प्राइज जीत लिया है प्रेजेंट में ही कुछ देर पहले, जिसकी इफेक्ट हम अभी भी फील कर सकते हैं। कैसे? कि उन्हें ऑनर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी इंप्रूवमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मोटर कार्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कह रहा है कि मोटर कार जो होते हैं वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कैरी करते हैं। क्या सही है, गलत है, क्या है बताइए? कुछ होगा इसके जगह पे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? मोटर कार्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अबाउट द प्लेस, फॉर ट्रैवल, नो इम्प्रूवमेंट। बताएं इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। कोई क्या करना है यहाँ से? मोटर कार तो कैरी करता है ना किसको? पीपल को, फ्रॉम वन प्लेस टू, तो फ्रॉम लगेगा और क्या लगेगा? टू लगेगा, फ्रॉम इस जगह से अदर जगह पे। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। आगे है, आगे क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। जैसे एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक ऑफ राइटिंग, किसी लिखी गई किताब से कोई हिस्सा आपने लिया, या कोई फिल्म आपने देखी, किसी फिल्म का कोई हिस्सा आपने अलग करके ले लिया, उसका मतलब रेफरेंस लेने के लिए, है ना। बहुत सारी चीजें कि हम लोग लेते हैं तो उसका रेफरेंस देते हैं कि हमने ये जो भाग है, थोड़ा सा ये पैराग्राफ हमने इस बुक से रेफरेंस लिया है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक ऑफ राइटिंग, उसे हम लोग क्या कहते हैं ये बताइए। जब भी किसी फिल्म के किसी दृश्य से, फिल्म से, किताब से, मैगजीन से हम कोई हिस्सा रेफरेंस के रूप में लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम लोग एक्सर्प्ट। क्या कहते हैं हम लोग उसे? एक्सर्प्ट कहते हैं, याद रखिएगा ये बात। वन लिविंग ऑन वेजिटेबल, सबको पता जो शाकाहारी खाता है हम उसे क्या कहते हैं? वेजिटेरियन कहते हैं, हर्बीवोर कहते हैं, कार्निवोर कहते हैं, बारबेरियन कहते हैं, ठीक है। जो क्या खाता है? साग सब्जी खाता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए जरा, मैं देखता हूँ कमेंट क्या करते हैं आप लोग, कमेंट कीजिए। हाँ जल्दी कमेंट करें, अब बताएं इसका आंसर क्या होगा जल्दी जी। इसका आंसर क्या होगा आपका? हर्बीवोर, शाकाहारी, वेजिटेरियन नहीं, ठीक है। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, एक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या किसी चीज के सपोर्ट में, उसके समर्थन में, उसको सपोर्ट करने के लिए फेवर में बात करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एडवोकेट कहते हैं, असिस्टेंस कहते हैं, एडवाइजर कहते हैं, वॉलंटियर कहते हैं। जो अपने आप आता है किसी काम के लिए उसे वॉलंटियर कहते हैं। तो यह इसका आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से आंसर करें, कम ऑन, जल्दी कर सकते हैं आप लोग, अभी तक आपने अच्छा किया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एडवोकेट करना, मतलब किसी को सपोर्ट करना। एडवोकेट अगर नाउन है माने वकील, और एडवोकेट को अगर आप वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है टू सपोर्ट समवन। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है वो लॉयर, अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है टू सपोर्ट।
जैसे नर्स, नर्स अगर नाउन है तो अस्पताल में काम करने वाली नर्स, लेकिन नर्स अगर वर्ब है तो मतलब किसी को सेवा करना, किसी को सर्व करना, पेशेंट को। ठीक है, आगे है द फायरिंग ऑफ मेनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेशन। किसी एक उपलक्ष्य की को मार्क करने के लिए, उसकी महत्व को बताने के लिए एक साथ कई बंदूक से फायरिंग की जाती है। जैसे कोई हमारे देश के जवान अगर शहीद होते हैं तो उनकी शहादत में उन्हें कहते हैं ना कई तोपों की सलामी दी जाती है, कई बंदूकों की सलामी दी, एक साथ कई बंदूक से गोली चलाई जाती है। तो ये जो किया जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजिलेड, साल्वो, अटैक एंड वॉली। बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। सभी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, कोई टेंशन ना लें आप कि कौन करवाएगा नहीं करवाएगा, पैसे नहीं है, सब हम करवाएंगे ना, हम हैं यहाँ पे। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फ्यूजिलेड। ठीक है, फॉसिलेड या फ्यूजिलेड। देख रहे हैं यहाँ पे एक ओकेशन को मार्क करने के लिए यहाँ पे एक साथ कई सारी बंदूकें से गोलियां चलाई जा रही है। ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्यूजिलेड। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, हमेशा याद रहेगा, भूलेंगे नहीं तस्वीर के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद है अ वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। एक ऐसा शब्द जिसे आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, वो एक ही तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक ही तरह से पढ़ सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्रोस्टिक, इसे कहते हैं एक्रोस्टिक या होमोफोन या एक्रोनीम या पैलिंड्रोम। ठीक है, जिसे आगे से पढ़ें पीछे से पढ़ें एक ही होता है। क्या होगा? सही आंसर कीजिए, देखता हूं कौन इसका आंसर देता है। क्या होगा इसका आंसर? बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। यस, इसका आंसर होगा पैलिंड्रोम। क्या होगा? जैसे कि देखिए मैडम, आगे से पढ़े तो भी MADM, पीछे से पढ़े तो भी MADM। तो एक पैलिंड्रोम का बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो जाएगा पैलिंड्रोम, यानी कि जो शब्द जो आगे से भी सेम पीछे से भी सेम होता है। आगे है अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी होता है, जिसको सिर्फ वन हु इज ओनली कंसर्न टू हिमसेल्फ, अपने आप से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है, क्या उसे ईगोइस्ट कहते हैं, मार्क्सिस्ट कहते हैं, नार्सिसिस्ट कहते हैं, एक्सेंट्रिक कहते हैं। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है पिक्यूलियर, बहुत ही अजीब, सनकी, है ना, ऑकवर्ड, अजीब। क्या होगा इसका? सही जवाब होगा हमारा ईगोइस्ट। क्या होगा? ईगोइस्ट। देखिए मैथोसिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु गेट्स सेक्सुअल प्लेजर फ्रॉम बीइंग हर्ट और कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन। मतलब आप समझ ही गए होंगे। और नार्सिसिस्ट का मतलब जो ईगोइस्ट के बहुत क्लोज है, एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड, जो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है। मैंने यहां पे बोला है सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड, विथ एन एग्जैगरेटेड, माने बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, को अपने आप से ही बहुत भयानक मतलब है, दुनिया भाड़ में जाए। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे हल्का फुल्का इसलिए क्या हो जाएगा? ईगोइस्ट हो जाएगा। अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज्ड। ऐसा कोई सिद्धांत या ऐसा कोई मानक, विच एनीथिंग इज और कैन बी, जिसे किसी भी चीज या किसी व्यक्ति को हम जज कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। यानी कि हम पैमाना की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पैमाना। ठीक है, जिसके बेस करके हम किसी को सही या गलत बता सकते हैं, जज कर सकते हैं। ठीक है, कि कोर्ट में भी तो उसी पे बेस करके हम जो जज होते हैं वो डिसीजन देते हैं। ठीक है, क्या होगा? मैनिफेस्टो, कॉपीराइट, एपिटॉम या क्राइटेरियन। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा क्राइटेरियन। ठीक है, ये क्राइटेरिया ही होता है। इसका मतलब होता है कि भाई बेंचमार्क क्या है ये डिसीजन देने का, या डिस्ट्रिक्ट क्या है, या किस बेसिस पे हमने उसको जज किया। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है? सही मतलब होता है। अब हम लोग अपने क्लास के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो आता है क्या? स्पेलिंग टेस्ट। क्या टेस्ट है? स्पेलिंग टेस्ट। आपको बताना है कि पोजेशन और इमाकुलेट में कौन सी स्पेलिंग जो है करेक्टली स्पेल्ड है, सही है। अब मुझे पता है आप लोग इसका आंसर फटाफट कर लोगे, क्योंकि मेरे सारे बच्चे जो है वो होशियार हैं, है ना, और होंगे भी, नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे। ठीक है जी हाँ, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? POSSESSION। पोजेशन में शुरू में डबल एस होता है, बाद में भी डबल एस होता है, और ION लगता है। ये शब्दों को नाउन बनाता है। क्या बनाता है? नाउन बनाता है। ठीक है, तो पोजेस अगर आपको याद है तो ION से कोई मतलब है नहीं, सही आंसर होगा ये, बाकी गलत है। इमाकुलेट का मीनिंग, इमाकुलेट का बताए, ये बताए कि इमाकुलेट का मतलब क्या होता है, जल्दी करें। इमाक्यूलेट बताए क्या होगा इसका आंसर? इमाक्यूलेट जी। इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा बी नंबर ऑप्शन। ये गलत है, ये दोनों गलत है। इमाक्यूलेट प्रोनाउंसिएशन, आप जैसे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे वैसे ही उसका स्पेलिंग आएगा। इमाक्यूलेट, तोड़े, इम्मा, IAA में क्यूलेट। ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लीन, बहुत साफ सुथरा, स्पॉटलेस, अनसॉइल्ड, जो मैला नहीं है, अनस्टेन्ड, जो कोई दाग नहीं है, एकदम प्रिस्टीन। कितना सुंदर वर्ड है, बहुत ही क्लियर, स्वच्छ, स्पॉटलेस बोलते हैं। तो देखिए इसका मीनिंग भी हमने सीख लिया, स्पेलिंग भी हमने सीख लिया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो खत्म हो चुकी है, तीसरी वीडियो है, दूसरी आपको मिल चुकी है। पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आएगा, ये भी मज़ा आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है, अंदर से ये आवाज़ आती है कि भाई सच में अच्छी चीज़ है, तो सबको क्यों ना मिले। मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरी बहन पढ़ रही है, मेरा दोस्त पढ़ रहा है, मेरे रिश्तेदार पढ़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो इतना ऐसे कोर्सेज खरीद सके, तो क्यों ना काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल से पढ़ ले। तो आप शेयर कर दीजिए, ये हमारी और आपकी मोरल जिम्मेदारी है, ठीक है। सब्सक्राइब कर ले, काबिल एकेडमी देख रहे हैं, ये लोगो ऐसा है, और गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप भी अवेलेबल है, तो डाउनलोड कर ले। लोगों से कहे कि काबिल एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर ले, आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा मिलेगा ना जो आप विश्वास नहीं करेंगे। सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन जरूर बजा दे, टंग टंग टंग, ताकि क्या होगा, जो मेरी क्लासेस बनती है उसकी टंग 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 करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, रखें अपना पूरा ख्याल। थैंक यू।